वेल्थ, पावर, इन्फ्लुएंस, ये सब कुछ था जेपी मॉर्गन के पास। उन्होंने देश की सबसे अधिक पावरफुल प्रॉफिटेबल कंपनियों पर अपना कब्जा बना लिया था। और कई सिचुएशन ऐसे भी आए थे जो अमेरिका की पूरे इकोनॉमी जेपी मॉर्गन के कार्यों पर डिपेंडेंट हो गई थी। सिंपल शब्द में कहे तो जेपी मॉर्गन जब चाहे तब किसी भी कंपनी को डूबने से बचा सकते थे और जब चाहे तब वो किसी भी कंपनी को डुबा भी सकते थे। कुछ लोग उससे नफरत भी करते थे, लेकिन कुछ लोग उसे पसंद भी करते थे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ह्यूमन हिस्ट्री में जेपी मॉर्गन जैसा कोई दूसरा हुआ ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल बैंकर, फाइनेंसर और इन्वेस्टर की कहानी, जिसके बारे में कहा जाता था ये शख्स अमेरिका को ओन करता है। ये कहानी है जेपी मॉर्गन की, जिसका पूरा नाम जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन था। ये कहानी की शुरुआत होती है साल 1837 से, जब जेपी मॉर्गन का जन्म कनेक्टिकट के एक अमीर परिवार में हुआ था। उसके फैमिली के स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके मैटरनल रिलेटिव्स जेम्स पियरपॉन्ट अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट येल यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। यही नहीं, उनके ग्रैंडफादर एंटा इंश्योरेंस के फाउंडर भी थे। उसके फादर, जिसका नाम था जूनियस स्पेंसर मॉर्गन, एक सक्सेसफुल हार्टफोर्ड बेस्ड ड्राई गुड कंपनी चलाते थे। बाद में लंदन बेस्ड मर्चेंट बैंकिंग फर्म के पार्टनर भी बने। जब जेपी मॉर्गन 10 साल के थे तब उसके ग्रैंडफादर की मृत्यु हो गई, जिसके पीछे उन्होंने बहुत सारे धन दौलत छोड़ गए और उसी पैसे का यूज करके उसके पिताजी ने कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीदे और कंपनी का नाम बदलकर मैथर मॉर्गन एंड को कर दिया। जॉन के जो फादर थे वो चाहते थे कि जॉन भी उनकी तरह बैंकिंग और फाइनेंस की फील्ड में काम करें। इसके लिए जॉन के फादर ने जॉन को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं और इसी सिलसिले में जॉन 1851 में बोस्टन पढ़ने जाते हैं। लेकिन वहाँ पर वो एक ऐसे बीमारी के शिकार हो जाते हैं जिसके सिम्टम्स इतने खतरनाक होते हैं कि वो दर्द के कारण से चल तक नहीं पाते हैं। अब जेपी मॉर्गन के फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको मेंटली और फिजिकल बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। जेपी मॉर्गन को अपने खराब शारीरिक हालातों से नफरत थी और उन्हें घर के बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलना भी अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से जो उसका मैक्सिमम टाइम है घर के अंदर ही बैठकर बुक्स पढ़ने में, अपने पापा के बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में गुजरने लगा था। जेपी मॉर्गन ने स्विट्जरलैंड, बोस्टन और जर्मनी में अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़ाई खत्म करने के बाद साल 1857 के आसपास पिता को उनके काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। ये वो समय था जब जेपी मॉर्गन के पिताजी लंदन में रहकर काम करते थे और यहाँ जो है जेपी मॉर्गन को अपने पिता की पहचान के चलते एक बैंकिंग फर्म में क्लर्क का काम मिल गया था, जो उनके पिता की कंपनी के लिए ही काम करती थी, जहां उनका काम था अपने पिता की फर्म के लिए रिपोर्ट तैयार करना था। इसी दौरान जेपी मॉर्गन अपने पिता की कंपनी से लिए पैसों से एक शिप के कैप्टन से कॉफी बीन्स का एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया था। उसे एक अच्छे मुनाफे में बेचकर अच्छी कमाई कर ली थी। जेपी मॉर्गन ने अपने पिता के साथ रहकर अलग अलग जगह पर काम किया। फिर साल 1961 में जेपी मॉर्गन ने खुद का फर्म खोलने का फैसला किया। जे पियरपॉन्ट मॉर्गन एंड को रखा गया। जेपी मॉर्गन की ये कंपनी भी अपने पिता के बैंकिंग एजेंट के तौर पर काम करती थी। इससे पहले कि जेपी मॉर्गन अपनी इस नई कंपनी के साथ पैर जमा पाते हैं, अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट जारी किया, जिसके अनुसार 20 साल से 45 साल के सभी पुरुषों को वॉर में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी कर दिया गया था। पर यहाँ पर एक और कंडीशन भी रखी गई थी कि अगर कोई $300 पे करता है तो उसकी जगह किसी दूसरे को वॉर में खड़ा कर दिया जाएगा। जेपी मॉर्गन के लिए अपने जान के आगे $300 पे करना कुछ भी नहीं था। आमतौर पर वॉर कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो जानते हैं कि वॉर से भी पैसे बनाए जा सकते हैं। और जेपी मॉर्गन भी इसी दौरान बहुत सारे पैसे कमाए। इसके लिए उन्हें कई सारे क्रिटिसिज्म भी हुए। उन पर ऐसे इंसान पर फाइनेंस करने का आरोप लगाया गया जो कि अमेरिका आर्मी को लो लेवल का फायरआर्म्स प्रोवाइड कराता था। वहीं दूसरी ओर गोल्ड, जिसे एक रिस्की बिजनेस माना जाता है, उन्होंने उसमें भी अपने हाथ आजमाया और उनसे भी उन्होंने काफी ज्यादा पैसा कमाया। अब अपने बेटे के बिजनेस माइंड को इतना तेज देखकर जूनियस मॉर्गन ने जेपी मॉर्गन को अपने फर्म में ट्रस्टेबल और एक्सपीरियंस पार्टनर जोड़ने की सलाह दी और इसी बात को मानकर जेपी मॉर्गन ने अपने बैंकिंग फर्म को न्यूयॉर्क के फिलाडेल्फिया बैंक के साथ मर्ज कर लिया। उसके बाद उस कंपनी का नाम ड्रेक्सन मॉर्गन एंड कंपनी हो गया। जेपी मॉर्गन का हमेशा से सपना था कि फाइनेंशियल मार्केट पर राज करना था और ड्रेक्सन के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद जेपी मॉर्गन के फर्म ने $1400 बिलियन के साथ ड्रेक्सन बॉन्ड्स खरीद लिए, जिसने अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफी हेल्प किया, ताकि वॉर से जो कंट्री में अनस्टेबिलिटी आई थी उसे दूर किया जा सके। और ऐसा हुआ भी है।
सिविल वॉर खत्म होने के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट पूरी तरह से कर्जे में डूब गई थी। वॉर ने अमेरिकन गवर्नमेंट की कमर तोड़ दी थी और वही जेपी मॉर्गन की कंपनी अमेरिका की सबसे बड़े रिफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट बन चुकी थी और कई बड़े बड़े कंपनियों को पहले लोन दिया और फिर जब ये कंपनी लोन नहीं चुका पाई तो उन्हें अपनी कंपनी में मर्ज कर लिया और इस तरीके से उन्होंने कई बड़े बड़े कंपनियों को एक्वायर कर लिया। उन्होंने इस तरह की कामयाबी हासिल कर ली थी कि किसी ने सोचा तक नहीं था। अमेरिका में वो समय था जब देश के बड़े बड़े इंडस्ट्री पर किसी एक बिजनेसमैन का मोनोपोली काम कर रहा था। जॉन डी रेकोफियर अमेरिका में 90% तेल इंडस्ट्री पर पकड़ बनाए बैठे थे और वही एंड्रयू कार्नेगी स्टील पर कब्जा कर रहा था। मगर ऐसे में अमेरिका में एक और बड़ी कंपनी यानी कि रेलवे में अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों के बीच कठोर कंपटीशन चल रहा था, जिसके कारण से वहाँ ना कोई मोनोपोली थी और ना ही कंपटीशन की वजह से वो इंडस्ट्री ग्रो हो पा रही थी। जेपी मॉर्गन को यहाँ अपने लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी नजर आती है और उन्होंने अपनी कंपनी की ताकत और फाइनेंस का सहारा लेकर अमेरिका में बड़े बड़े रेलवे नेटवर्क और वहाँ काम करने वाली कंपनियों को मर्ज करना शुरू कर दिया। जेपी मॉर्गन रेलवे को फाइनेंस कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे में खुद को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक भी पहुँचा दिया, जहाँ से उनके हाथ में पूरे रेलवे की कमान आ गई। उन्होंने कई छोटी बड़ी रेलवे कंपनी को एक साथ मर्ज कर लिया था और काफी हद तक रेलवे कंपनी पर अपना कंट्रोल बना रखा था। इससे यूरोप के इन्वेस्टर का विश्वास अमेरिकन रेल बोर्ड की तरफ बढ़ा और इस इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी आ गई थी। इसी दौरान 1890 में जेपी मॉर्गन के पिता की मृत्यु हो गई थी और पीछे रह गई थी जेपी मॉर्गन के लिए रखी गई $15 मिलियन की दौलत, जिसके साथ ही जेपी मॉर्गन की नेटवर्थ रातों रात डबल हो गई थी। फिर आया 1893 में जब जेपी मॉर्गन के बिजनेस पार्टनर डेक्सर के मृत्यु के साथ पूरी कंपनी का भार जेपी मॉर्गन के हाथों में आ गई थी, जिसे वो आगे चलकर दुनिया के सबसे मजबूत बैंक के रूप में बदलने वाले थे। एक ऐसा समय भी था जब अमेरिका की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। यूएस इकोनॉमी डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी। विदेशी इन्वेस्टर जो है अमेरिकी बॉन्ड्स को गोल्ड्स में बदलकर विड्रॉ करना शुरू कर देते थे। मार्केट क्रैश होने से जेपी मॉर्गन को भी काफी नुकसान हो रहा था। इसीलिए एक दिन जेपी मॉर्गन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलते हैं, उन्हें अपने देश को इस सिचुएशन से निकालने के लिए प्लान बताते हैं। उनके प्लान के मुताबिक जेपी मॉर्गन अपने साथी बैंकर के साथ मिलकर 3.5 मिलियन ऑस गोल्ड के बदले $65 मिलियन वर्थ के बॉन्ड्स खरीद लेंगे और इस तरह सिर्फ 22 मिनट के अंदर ही सभी बॉन्ड्स खरीद लिए गए थे और इकोनॉमिक सिचुएशन सही होने के साथ ही लोगों का भरोसा भी अमेरिका पर लौट आया था। कई बार तो जेपी मॉर्गन अकेले ही अमेरिकन गवर्नमेंट के कई डेवलपमेंट को फंड करके उन्हें बचाया था। उनका मकसद जो है अमेरिकन गवर्नमेंट को इस तरीके से हेल्प करके पैसे कमाने का नहीं था, बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना था और अपने देश की मदद करना था। अब अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठाकर उन्होंने एडिसन, जनरल इलेक्ट्रिक और थॉमसन हाउस इलेक्ट्रिक को एक साथ लाया और जनरल इलेक्ट्रिक की कंपनी को फॉर्मेशन किया, जो दुनिया की अकेली कंपनी थी जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स बनाती थी। अपनी अपार इन्वेस्टमेंट और कैपेबिलिटी के साथ जो है जेपी मॉर्गन अब दूसरे सेक्टर पर भी अपना हाथ जमाना चाहते थे। अब उन्होंने फेडरल स्टील नाम की एक कंपनी बनाया जो एंड्रयू कार्नेगी को टक्कर देने की सपना रखती थी, पर 1901 आते आते कार्नेगी काफी बूढ़े हो चुके थे और अपने स्टील बिजनेस को जो है सेल करना चाहते थे। जेपी मॉर्गन इस मौके का फायदा उठाकर $480 मिलियन में कार्नेगी के स्टील बिजनेस को खरीद लिया और कार्नेगी का स्टील बिजनेस जो है अब जेपी मॉर्गन का हो चुका था। जेपी मॉर्गन फेडरल स्टील और कार्नेगी स्टील को मर्ज करके एक नई बड़ी कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड स्टेट स्टील और साल 1901 में $1.4 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ ये इतिहास की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई थी। दोस्तों, ये वैल्यूएशन को तब अचीव किया गया था जब पूरे अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का वैल्यूएशन $9 बिलियन थी। जेपी मॉर्गन जो है निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन के एक्सपेरिमेंट पर भी फंडिंग दिए थे और उनके साथ ही मिलकर जनरल इलेक्ट्रिक को भी शुरू किया था। अब जो है जेपी मॉर्गन के पास रेल नेटवर्क से लेकर अमेरिका के स्टील इंडस्ट्री पर कब्जा था। बैंकिंग सेक्टर से लेकर जनरल इलेक्ट्रिक तक सब कुछ जेपी मॉर्गन ने अपने हाथों में ले लिया था। मार्च 1907 में जब न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट अचानक से क्रैश होने के लिए आगे बढ़ रही थी, तब अमेरिकी सरकार जेपी मॉर्गन के पास पहुंची। उस समय 70 साल के जेपी मॉर्गन सेमी रिटायर ले चुके थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका की पैनिक इकोनॉमिक सिचुएशन को अपनी एक्सपीरियंस और मार्केट रिसर्च के थ्रू बचाया था। हालांकि दोस्तों, जेपी मॉर्गन देश को इतने बड़े क्राइसिस से निकालने के बाद भी जेपी मॉर्गन अमेरिका के लोगों के लिए हीरो नहीं बन पाया। देश के लोग अच्छे से समझ चुके थे जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मार्केट को अपने कंट्रोल में करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वो नहीं चाहते थे कि रेल बोर्ड और स्टील जैसी सेक्टर पर जेपी मॉर्गन की पकड़ हो और क्राइसिस के बाद
देश को एक इंसान पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े।